अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। वो इंसान को नींद में उसके भूले हुए माजी बल्कि मुस्तकबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। ख्वाब में वो माजी में गुमशुदा अपनी शख्सियत की शनाख्त भी कर सकता है। कुदरत कभी कभी इंसान को ऐसे मौके फराहम करती है, वो उसके लिए कतई गैर इख्तियारी होते हैं और वह अमूमन उनसे उलझनों का शिकार होता है या कभी वो उसके लिए मुसर्रत बख्श भी होते हैं। एक मसला हिंदू मत के अकीदे आवागोन का भी है। उस पर यकीन रखने वाले अपने माजी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। कभी कोई ऋषि मनी या ज्ञानी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताता है तो वो उनकी मुताबिकत से खुश भी होते हैं, दिलगीर भी। दूसरी फसल एक ऐसे शख्स की रुदाद है जिसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजाब बना डाली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है दूसरी फसल एपिसोड नंबर 9। देखो संजोगता, मुझे लगता है अनजाने में मैंने तुम्हारी किसी दुखती रग पर उंगली रख दी है। उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी। मैं तो सिर्फ बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम चली ना जाओ। वो मुस्कुरा दी। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं छुपा सकती। क्या मेरे तासरात इतने ही वाज़े थे? हाँ। बहरहाल मैं इसलिए भी वापस आई कि माताजी बहुत अरसे से बीमार हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। ओह, मेरा ज़्यादातर वक्त उनके साथ ही गुजरता है, लेकिन मैंने यहाँ अपने लिए एक कॉटेज भी ले रखा है जिसका माताजी को इल्म नहीं। कभी तन्हाई के लिए जी चाहता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। म्यूज़िक से मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पास गानों का बहुत अच्छा कलेक्शन है वहाँ। तन्हाई की ज़रूरत क्यों महसूस होती है तुम्हें? किसे नहीं होती? कभी ना कभी हर शख्स को तन्हाई की ज़रूरत महसूस होती है। फ़ोन है तुम्हारे कॉटेज में? हाँ, मगर मैंने आज तक किसी को फ़ोन नंबर नहीं दिया। तुम नंबर नहीं बताओगी मुझे? ये भी दुरुस्त है, माइंड तो नहीं करोगे ना? नहीं, हरगिज़ नहीं। जफ़र हंस दिया। एक बात बता दूं, मैं हूँ बहुत मुस्तकिल मजाज, मुसलसल कोशिश करने का कायल हूँ, अपने इरादे से दस्तबरदार कभी नहीं होता। संजोगता मुस्कुराई। मुझे मर्दों में ये वصف बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं फिर कभी तुमसे मांगूंगा वो नंबर। ज़रूर, ये मेरी ख्वाहिश भी है, संजोगता ने कहा। फिर वो अचानक उठ खड़ी हुई। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। बहुत ज़रूरी है जाना? हाँ, वरना मैं रुक जाती। तुम कल भी रामचरण के साथ टेनिस की प्रैक्टिस करोगी? हाँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अब वो भी आपसे तुम पर आ गई। मैं सोच रहा था कि तुम्हें बैक हैंड की मजीद प्रैक्टिस करा दूं, जफर ने मुस्कुराते हुए कहा। बैक हैंड की प्रैक्टिस तो आज भी खूब हुई। मुझे तो लगता था कि तुम मेरे फोर हैंड पर बाल ही नहीं दोगे। खैर, तो कल भी सही। वो भी मुस्कुरा दी। लेकिन तुम्हें अपने काम भी तो होंगे। वो होते रहेंगे, जल्दी क्या है? संजोगता हंस पड़ी। फिर उसने बड़ी अदा से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पलट कर लाकर रूम की तरफ चल दी। जफर उसकी चाल देखता रहा, जो बड़ी मतवाली थी। उसके दिल में जज्बे सर उठाने लगे। वो तसव्वुर में न जाने क्या क्या देखता रहा। अचानक उसे अपने आप बुरा लगने लगा। वो खुद को गलीज महसूस करने लगा। ये औरत कभी उसकी बेटी थी और अब वो उसके बारे में इतने खराब अंदाज में सोच रहा है। लानत है तुम पर जफर, वो बड़बड़ाया। अगले रोज उन्होंने फिर टेनिस खेली। जफर को टेलीफोन नंबर मिल गया। उससे अगले रोज उसने संजोगता के घर फोन किया। हेलो, संजोगता देवी मौजूद हैं? जफर ने पूछा। जी हाँ, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जफर बोल रहा हूँ। एक मिनट। वो जानी पहचानी आवाज थी। अब आवाज से बुढ़ापा झलक रहा था, लेकिन वो थी वही आवाज, झील वाले ख्वाब की, आशा की आवाज। जफर को अपने जिस्म में चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। चंद लम्हे बाद संजोगता की आवाज उभरी। हेलो जफर, आज शाम मिल रही हो? क्यों? मुझे यहाँ की सैर ही करा दो। जरूर। ठीक है, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगा। ओके। जफर ने रिसीवर रख दिया। जफर ने एक गहरी सांस ली और कॉल बेल का बटन दबा दिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वो सामने खड़ी थी। मैं जफर हूँ। ओह, और मैं संजोगता की माँ हूँ। आओ अंदर आ जाओ।
उसने नरम लहजे में कहा और दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। तुम यहां बैठो, संजोगता अभी आ रही है। वो ड्राइंग रूम था। जफर सोफे पर बैठ गया। आशा भी सामने ही बैठ गई। वो उसे बड़े गौर से देख रही थी। फिर उसकी आंखों में उलझन लहर आई। हम कभी मिले हैं पहले? उसने पूछा। जी नहीं, जफर ने जवाब दिया। तुम्हें यकीन है? जी हां। वो उसे देखती रही। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे लग रहा है कि हम, लेकिन नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, हम कभी नहीं मिले, वरना तुम्हारा नाम मुझे याद रहता। अरे हां, संजोगता कह रही थी कि तुम लखनऊ से आए हो। इससे पहले तुम कभी अल्मोड़ नहीं आए थे? जी। इस तरफ कभी मेरा आना ही नहीं हुआ। जफर को एहसास था कि वो अब भी उलझ रही है। कुछ पियोगे? आशा ने पूछा। जी जरूर। जफर बड़ी मुश्किल से खुद को उसे घूरने से बाज रखे हुए था, लेकिन यह बड़ा मुश्किल काम था। यह वही औरत थी जिसे उसने सैकड़ों बार ख्वाब में देखा था। इसमें शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो जानता था कि वह बदल गई होगी, मगर उसके ज़हन, उसके वजूद का एक एक हिस्सा उसी नौजवान आशा को देखने की तवक्का कर रहा था जिसे उसने ख्वाब में देखा था। उसे बूढ़ी आशा को देखकर धचका लगा था। वो 50-52 साल की थी। उसमें कहीं कहीं 30 साल पहले की खूबसूरती की झलक भी थी, लेकिन बालों में सफेदी दर आई थी। वो कुछ मोटी भी हो गई थी, मगर उस मोटापे में भद्दापन नहीं था, चेहरे पर जर्दी थी। जफर को मायूसी भी थी। उसे तवक्का थी कि आशा उसकी पहली मुलाकात बेहद ड्रामाई अंदाज में होगी। आखिर अपने पिछले जन्म में उसने इस औरत के साथ अज़दवाजगी जिंदगी गुजारी थी। वो उसी के हाथों मौत से हमकिनार हुआ था। मौजूदा जिंदगी में उसी औरत ने ख्वाबों के जरिए उसकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। कितनी तवील जस्तजू के बाद वो उस तक पहुंचा था, लेकिन उसे ना तो उस औरत पर गुस्सा आया, ना उससे नफरत महसूस हुई, और ना ही उसे देखकर इंतकाम की ख्वाहिश उभरी। सिर्फ तजस्सुस जागा था। वो जानना चाहता था कि उसने उसे इस बेदर्दी से क्यों कत्ल किया था। कत्ल करते वक्त उसके अंदाज में इतना वहशियानापन क्यों था? क्या पियोगे? आशा उससे पूछ रही थी। जहमत ना हो तो मार्टिनी, जफर ने खुदकार अंदाज में कहा। नहीं, जहमत कैसी? आशा ने बहुत तेजी और महारत से उसके लिए जाम बनाया, जैसे ये उसका मामूल रहा हो। इस दौरान में वो कमरे का जायजा लेता रहा। कमरे ने उसे मशहूर कर दिया। वो यकीनी तौर पर मर्दाना कमरा था। फर्नीचर और तमाम सामान आराइशा मुंह से बोलता महसूस हो रहा था। कमरे में नस्वानी टच का नाम को भी नहीं था, जबकि जफर की मालूमात के मुताबिक उस घर में कोई मर्द नहीं रहता था। दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों में से उसे खासी दिलचस्पी महसूस हो रही थी। 20 तस्वीरें थी। हर तस्वीर हरी किशन की थी। किसी किसी में उसके साथ आशा भी थी, जवान आशा, जफर के ख्वाबों वाली आशा। अखबार में उसने हरी कृष्ण की जो तस्वीर देखी थी वो धुंधली और गैर वाज़ेह थी। एक तस्वीर में हरी कृष्ण टेनिस कोर्ट में एक्शन में था, वो सरू करने वाला था। एक तस्वीर में वो सड़क के किनारे अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। सिगरेट उसके होंठों के दरमियान लटकी हुई थी। एक तस्वीर में वो आशा के साथ कार में बैठा हुआ था। एक तस्वीर शादी की भी थी, फेरे हो रहे थे। नौजवान हरी किशन उस तस्वीर में घबराया हुआ नजर आ रहा था। दुल्हन बनी हुई हसीन आशा के चेहरे पर खुशी का हर रंग नुमाया था। एक और तस्वीर में हरी किशन अपनी पकड़ी हुई एक खासी बड़ी मछली को दुम से लटकाए खड़ा था। एक तस्वीर में वो पसीने में नहाया हुआ टेनिस के लिबास में किसी से कप वसूल कर रहा था। हर तस्वीर आशा के लिए तमाम तर मोहब्बतों के साथ लिखा हुआ था और उसके नीचे हरी कृष्ण के दस्तखत थे। जफर मार्टिनी के छोटे छोटे घूंट लेते हुए माजी के उस आबाद लेकिन अजनबी दुनिया में खोया हुआ था। वो उसकी अपनी दुनिया थी, उसके पिछले जन्म की दुनिया। यूं उसने अपने पिछले जन्म के हर रूप को देखा था। अपने बारे में वो कुछ मालूम हो रहा था। वो नहीं जानता था वो कौन था, क्या करता था, उसकी जिंदगी के अहम पहलू कौन कौन से थे। उसने दिल में कहा कि मैं खासा खुश शक्ल था, बल्कि खूब रू कहिए, कम अज कम अपने मौजूदा रूप से तो यकीनन बेहतर। ये मेरे पति थे। आशा ने उसे ख्यालात से चौंका दिया। जी, संजोगता ने मुझे उनके बारे में बताया था।
मेरे पति बहुत शानदार आदमी थे, ये उनका पसंदीदा कमरा था, उन्हें यहां आकर बहुत सुकून मिलता था। इसका मतलब है कि आप उनके जीवन में ही उस घर में। हाँ, हम यहाँ 45 साल से हैं, उनकी मौत से 1 साल पहले हम यहाँ आए थे। अब मैं चाहूं भी तो ये घर नहीं छोड़ सकती, उससे उनकी इतनी यादें वाबस्ता हैं। मुझे तो यहाँ चप्पे चप्पे पर उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। अब आप खुद ही देखें। वो खुद जूस पी रही थी, गिलास खाली हुआ तो उसने उसे दोबारा भर लिया। फिर उसने ट्रे से आइस क्यूब उठाकर गिलास में डाले। जफर ने उसका हाथ लरसते देखा, फिर वो गिलास यूं मजबूती से थाम कर बैठी, जैसे गिरफ्त जरा से भी हल्की हुई तो गिलास हाथ से छूट जाएगा। वो सहरज़दा निगाहों से उसके हाथ में मार्टिनी के जाम को तके जा रही थी। जफर को अचानक एहसास हुआ कि वो अपने नाखून से अपने जाम की सीता को बजा रहा है और उसकी ये हरकत आशा को परेशान कर रही है। उसने जल्दी से अपनी उंगली को रोक लिया। सॉरी, दरअसल ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, उसने मादरत खवाहाना लहजे में कहा। कोई बात नहीं, आशा बोली, लेकिन यह है अजीब सा। कैसे? मेरे पति की भी यही आदत थी, वो भी ऐसा ही करते थे। जफर ने चौंक कर उसे देखा। आशा की रंगत और पीली पड़ गई थी। जफर को अपने जिस्म में सनसनी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। क्या वो दूसरे जहां से आए हुए हरि कृष्ण की छोटी छोटी आदतें भी ले आया है? अगर ऐसा है तो आशा को उसके पहचानने में कितनी देर लगेगी? उसने जल्दी से मौजू बदला। इतनी कम उम्र में मौत, ये किस कदर अफसोसनाक बात है। हाँ, उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। संजोगता ने बताया है कि वो डूब कर मरे थे, ये नहीं बताया कि कैसे। जी नहीं, दरअसल बात ही ऐसी है। ऐसे ही रूनमा वाक़े होते हैं गैर मुतवक्का तौर पर। मैं अब भी याद करती हूं तो सोचती हूं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अफसोस है श्रीमती जी कि मैंने ये तकलीफ दा मौजू छेड़ा, आपके जख्म हरे हुए। नहीं, इतनी पुरानी बात है कि अब तो हर जख्म भर चुका है। मैं जानती हूं कि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं इस सिलसिले में बातें करना चाहती हूं। दीपाली झील के पास हमारा एक कॉटेज था। सीजन ऑफ हो चुका था। सीजन खत्म हो जाने पर यहां रश नहीं रहता। मैं और हरी अक्सर कॉटेज जाते रहते हैं। पतझड़ का मौसम बहुत खूबसूरत लगता था। वो स्याह आंखें अब खाली खाली लग रही थी, बहुत दूर देखती महसूस हो रही थी। उसकी आवाज यूं बेतासुर थी जैसे वो कोई रटी हुई बारहा की दोहराई हुई तकर्रुर कर रही है। जफर ने सोचा, क्या ये हर अजनबी शख्स को यही सब कुछ सुनाती रही है? 32 साल पुराना अलमिया, क्या ये एहसास जुर्म से पीछा छुड़ाने की नाकाम कोशिश है? उस रात मेरे पति को बैराकी की सूझी। आशा कह रही थी उन्हें बैराकी से इश्क था और खास तौर पर रात के वक्त वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत अच्छे पैराक थे और झील को कई बार अबूर कर चुके थे, लेकिन सितंबर में झील का पानी बहुत ठंडा होता है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना माने। वो नशे में थे और नशे में बदी हो जाते थे। ऐसे में वो जो सोच लेते पूरा करके रहते। दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं समझा सकती थी। उस रात भी उन्होंने मेरी ना मानी और झील की तरफ चले गए। मुझे मुसलसल ये ख्याल सताता रहा कि पानी बहुत ठंडा है, कहीं उन्हें ठंड ना लग जाए, नमूनिया ना हो जाए। चुनाचा कुछ देर के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोट लेकर उन्हें वापस लाने के लिए निकल खड़ी हुई, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। मुझे आज तक नहीं पता चला कि उन पर क्या बीती, वो किस तरह डूबे। बस मुझे इतना यकीन है कि वो दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सके होंगे। इतना वक्त ही नहीं मिला था उन्हें। मैंने बोट में झील के कई चक्कर लगाए, पागलों की तरह उन्हें पुकारती रही। 2 दिन बाद झील से उनकी लाश निकली। तुम्हें अंदाजा नहीं कि डूबने वाले जो 2 दिन पानी में रहे हों कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सफेद, टूटे फूटे, बेहद खौफनाक। जफर सुन रहा था। पहली बार उसके वजूद में बरहमी की एक तंद मौज उठी। उसने दिल में कहा, झूठी मालून औरत, कातिला। सॉरी यंग मैन, ना जाने मैं तुम्हें यह सब क्यों बता रही हूं। आशा बोली, कोई बात नहीं, आपके जहन पर बोझ भी तो बहुत है। मैं क्षमा चाहती हूं, मैंने तुम्हें बोर किया। ऐसी कोई बात नहीं। मगर आशा माजरत करती रही। नहीं, वाकई मुझे तो खुद पर हैरत हो रही है। मैं इस मौजू पर कभी किसी से बात नहीं करती।
शायद मैं बेसोचे समझे बोल रही हूं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। और पियोगे? नहीं शुक्रिया। आशा ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। जाने संजोगता ने इतनी देर क्यों लगा दी? हम बता रही थी कि तुम यहां काफी दिन रुकोगे। जी हां, जफर ने कहा। आशा के चेहरे के तासरात से उसे एहसास हुआ कि उसका यहां तवील कयाम उसके लिए नापसंदीदा होगा। मेरा ख्याल है कि तुम अपनी किताब के लिए रिसर्च कर में मसरूफ रहोगे। हैदर अली और टीपू सुल्तान के अहद का मैसूर, यही मौजू है ना तुम्हारी किताब का? ओह, संजोता ने बता दिया आपको? वो मुस्कुराई। उसने तो मुझसे बहुत सी बातें की तुम्हारे मुतल्लक। उसने तुम्हें मेरे पति के मुतल्लक भी बताया होगा। उनका तल्लक महाराजा जे चंद तक पहुंचता है। जफर उसे अपने मुतल्लक बताने वाला था, मगर फिर उसने खुद को रोक लिया कि यह नामुनासिब होगा। उसी लम्हे संजोगता ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो जैकेट व ब्लाउज और सुर्ख स्कर्ट पहने हुए थी। ओह, तो आप दोनों के दरमियान खूब छन रही है, वो बोली। आशा और जफर ने असबात में सर हिलाए। सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, संजोगता ने कहा। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ। इन्होंने बोर नहीं होने दिया। जफर ने आशा की तरफ इशारा किया। वो उसे माताजी कैसे कह सकता था? आशा मुस्कुराई। जफर, मुझे अच्छा लगा संजोगता। अच्छा माताजी, अब हम चलते हैं, वरना वापसी में और देर हो जाएगी। संजोगता ने कहा। मैंने सरिता से रात यहीं रुकने को कह दिया है। अच्छा, वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी जरूरत हो तो बता दें। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम जाओ। वो दोनों कार में आ बैठे। जफर ड्राइवर कर रहा था। उसने घड़ी में वक्त देखा। 7:30 बज चुके थे। अब तुम सैर तो क्या कराओगी? उसने संजोता से कहा। अब तो खाने का वक्त हो गया है। ठीक है, मेन बाजार चलो, आज तुम्हें गजम की भाजी खिलवाऊंगी, संजोगता बोली। और तुम्हें मेरे माताजी कैसी लगी? अच्छी लगी, वो मुस्कुरा दी। अच्छे आदमी भी हो और डिप्लोमेट भी। सच तो कभी नहीं बोलोगे? क्या मतलब? मेरा अंदाजा है कि तुमने और माताजी ने एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं किया। ये अंदाजा कैसे लगाया तुमने? मेरे अंदर कोई हिस्स है जो ऐसे मामलात में मेरी रहनुमाई करती है। जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो तुम और माताजी पत्थर के बुत बने एक दूसरे को घूर रहे थे। जफर मुस्कुरा दिया। मुमकिन है तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो, लेकिन यह बात भी जहन में रखो कि हम पहली बार मिले थे। मुझसे तो पहली ही मुलाकात में खुल गए थे तुम। वो और बात थी, जफर ने हंसते हुए कहा। फिर वो संजीदा हो गया। और तुम्हारी माताजी के पास तो मुझे नापसंद करने का जवाब भी है। मैं मुसलमान हूं और उनकी बेटी का दोस्त बना हूं। वो उस दोस्ती को किसी और रास्ते पर बढ़ते देखना तो पसंद नहीं कर सकती। अरे नहीं, हम लोग इतने कदामत परस्त नहीं, संजोगता ने बेसाख्ता कहा। फिर अपनी बात का मफहूम समझ जाने पर उसके रुखसार सुर्ख हो गए। माताजी के और तुम्हारे दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? उसने जल्दी से मौजू बदला। यूं ही इधर उधर की, मगर ज्यादा गुफ्तगू तुम्हारे पिताजी के बारे में हुई। संजोगता ने हैरत से उसे देखा। पिताजी के बारे में? हाँ, उन तस्वीरों से बात चली थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे पिताजी की मौत का पूरा वाकया सुनाया। बहुत अजीब, नाकाबिले यकीन। क्यों भाई? वो पिताजी की मौत के मुतल्लिक कभी किसी से बात नहीं करती, मुझसे भी। वो अब भी हैरत ज़दा उसे घूर रही थी। तुमसे ही क्यों की उन्होंने ये गुफ्तगू? मालूम नहीं। संजोगता ने सर झटका। वो अब भी अचंभे में थी। वाकई ये तो अजीब बात है, मेरी समझ में नहीं आई। मेरा ख्याल है कि वो अब तक तुम्हारे पिताजी का सोग मना रही हैं। ये तो है, लेकिन इतने बरस बीत गए, ये तो कुछ गैर फितरी सा। यही उनकी बीमारी का सबब है, संजोगता ने आह भरकर कहा। वो पिताजी के मौत के सदमे से आज तक नहीं संभलती। भगवान जाने कितना चाहती होंगी उन्हें। वक्तन फौक्तन उन पर डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं। मैं जानती हूं वो नॉर्मल नहीं है। उनका सोग कभी मेरी समझ में नहीं आया। मैं जानता हूं उसका रोग। जफर ने दिल में सोचा। तुम नहीं जानती कि एहसास जुर्म कितना ताकतवर होता है। ये तो बड़ी बला होती है, अच्छे अच्छों को पागल कर देता है। अब हमारे ड्राइंग रूम की मिसाल लो, संजोगता कह रही थी। मुझे तो वो कमरा कब्रिस्तान लगता है, यादों का मरगट। मैं वहां बहुत कम जाती हूं, मेरा दम घुटने लगता है वहां। वो इतनी बहुत सी तस्वीरें पिताजी की, लेकिन वो माताजी का पसंदीदा कमरा है। वो वहां जाती हैं और घंटों इन तस्वीरों को तकती रहती हैं। मैं अब उन्हें इस हाल में देखने की आदी हो चुकी हूं।
मगर फिर भी उन्हें देखकर मुझे खौफ आने लगता है। मेरा बस चले तो वह सारी तस्वीरें उतरवा दूं, लेकिन अब तो माता जी का पूरा संसार वही कमरा है। बरसां हो गए, अब तो वो किसी से मिलती भी नहीं, बस दादी से मिलती हैं कभी कभी। ओहो, तो तुम्हारी दादी जिंदा हैं अभी? जिंदा तो नहीं, नीम मुर्दा कहा जा सकता है उन्हें। बहुत बूढ़ी हैं वो, दिमाग उनका काम नहीं करता, याददाश्त साथ छोड़ चुकी है। वो अब किसी को भी नहीं पहचानती, बस व्हील चेयर में बैठी बड़बड़ाती रहती है। मुझे तो उन्हें देखे 1 साल हो गया, मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती। लेकिन माता जी उनसे बहुत प्यार करती हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखती हैं, उनकी देखभाल पर पैसा पानी की तरह बहाती हैं। हफ्ते में 2 बार और कभी 3 बार उनसे मिलने जाती हैं। आधा दिन उनके पास उनके चरणों में बैठकर गुजारती हैं। लेकिन तुम्हारी दादी उन्हें पहचानती ही नहीं, तो उससे क्या फायदा? यही तो मुझे भी अजीब लगता है। मुझे तो माता जी की दिमागी सेहत पर शक होने लगता है। उन्होंने दादी माँ को अपने जिम्मेदारी बना लिया है, जैसे ये कोई जज्बाती फर्द हो, शायद पिताजी से अपने अटूट जज्बाती ताल्लुक के हवाले। अचानक वो कहते कहते रुक गई। ये तो मेरे साथ भी वही हो रहा है, तुम मुझे भी वही पहुंचा रहे हो, क्या मतलब? वो अब उसे एकटक देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये अचानक ही हर तरफ पिताजी की मौजूद गुफ्तगू क्यों हो गए? तुम्हारे आते ही माता जी ने और मैंने उनके मुतल्लक बातें क्यों शुरू कर दी, जबकि तुम अजनबी हो? इतने बरसों में कभी पिताजी का इतना तज़किरा नहीं हुआ जितना एक दिन में हो गया है। क्यों? मैं क्या कह सकता हूं? मेरी तो समझ में नहीं आती ये बात, और तुम माइंड ना करना। मैं अपनी फैमिली के मुतल्लक कोई बात नहीं करूंगी, और कोई बात करो इसके उस बात अपने बारे में मुझे कोई एतराज नहीं। कहां से शुरू करूं बात? तुम्हारी उम्र क्या है? 32 साल। 33 साल के कब हो गए? 10 अक्टूबर को। हे भगवान, मैं इतनी बूढ़ी हूं? संजोक्ता ने कहा। जानते हो, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं। अब वो सच बोल रही थी, तो जफर ने उसे याद दिलाना मुनासिब ना समझा कि 2 दिन पहले उसने अपने बाप की मौत को 25 साल पुराना वाकया करार दिया था। 3.5 महीने कोई इतना बड़ा फर्क नहीं। उसने बेपरवाही से कहा। तुम्हें इस फर्क का कैसे पता चला? किस फर्क का? कि मैं तुमसे 3.5 महीने बड़ी हूं। वो आंखों में हैरानी लिए उसे तक रही थी। उलझन भरी 2 स्याह आंखें उससे जवाब तलब कर रही थी। वो दिल ही दिल में खुद को उस बेपरवाही पर कोसता रहा। बस अंदाजा था मेरा। उसने बात संभालने की कोशिश की। नहीं, अंदाजे इतने दुरुस्त नहीं होते। तुम 3 महीने कहते या 4, 3.5 महीने कैसे कहे? इसका मतलब है कि तुम्हें यकीनी तौर पर ये बात मालूम थी, और ये बात मुझे याद है कि मैंने तुमसे इस मौजू पर पहले ही बात नहीं की। अचानक जफर को कुछ याद आया, और उसके साथ ही उसने इत्मीनान की सांस ली। दीवार पर मैंने एक तस्वीर देखी थी, उसमें तुम अपने माता जी की गोद में थी, और लगता था कि महज चंद रोज की हो। उसने कहा, और तस्वीर पर जून की कोई तारीख भी थी। हाँ, 25 जून। इस वक्त तो बात बन गई थी। जफर ने फैसला किया कि आइंदा बहुत मोहतात रहेगा। वो किसी लग्जश का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। उनके जाने के बाद आशा ने टीवी देखने की कोशिश की, मगर दिल नहीं लगा। उसने टीवी बंद। फिर उसने अपने लिए गिलास लेमन जूस अंडेला। वो बहुत नर्वस हो रही थी। जूस उसे बेमजा महसूस हुआ। वो अपने लरसते हुए हाथ को देखती रही। 1 घंटा पहले वो बिल्कुल ठीक थी। ये उस लड़के जफर के घर में दाखिल होने से पहले की बात थी। जब उसने जफर के चेहरे पर पहली नजर डाली थी, तो उसी वक्त कोई गैर मामूली बात रूनुमा हो गई थी। उसका जिस्म तन सा गया था। कंपटी में जैसे कोई चीज फड़कने लगी थी। उसने पहली ही नजर में जफर को नापसंद किया था। इसमें कोई ऐसी चीज थी जो उसे उससे दूर हटाती थी, मगर क्या? उसका चेहरा, उसकी आवाज? नहीं, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं। वो खुश शक्ल था, खुश लिबास था। उसकी मुस्कुराहट में गर्मजोशी थी। वो नरम खू और खुश एतवार था। उसने कोई बदतमीजी भी नहीं की थी। फिर क्यों? क्या बात थी? अब वो उसे उस पुर इसरार कैमियाई अमल से मासूम कर सकती थी, जो अक्सर 2 इंसानों के दरमियान होता है। किसी को एक नजर देखने पर भी कभी कभी शदीद नफरत हो जाती है, हालांकि उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता।
उसे यकीन सा था कि वो इससे पहले भी मिल चुकी है, और ये भी था कि वो जानती थी कि ऐसा नहीं हुआ होता तो उसे पूरी तरह याद होता। अब उसका पूरा जिस्म लर्ज रहा था। लेमन जूस का गिलास जैसे उसके हाथ से किसी भी लम्हे छूटने वाला था। उसे उसका उंगली के नाखून से गिलास बजाना याद आया। वो उसके लिए बहुत बड़ा धचका था। इत्तफाक? हाँ, और क्या कहेंगे उसे। लेकिन भगवान, कितना खौफनाक इत्तफाक था वो। हरि कृष्ण की यही आदत थी जिससे वो कोशिश के बावजूद पीछा नहीं छुड़ा सका था। उसकी ये आदत उसके असाब पर सवार होने लगी थी। तुम बाज नहीं आओगे, वो अक्सर उसे टोकती। मुस्कुराता, माफ करना, मुझे ख्याल नहीं रहा था। तुम्हें पता है मुझे बहुत चिढ़ होती है इससे। वो हंसकर कहता, मेरा ख्याल है कि अब मुझे कागज के गिलास इस्तेमाल करने चाहिए। उसे झील वाली रात याद आई। उस रात का ख्याल उसे सैकड़ों बार आ चुका था। उस रात वो दोनों माइंटी पी रहे थे। हरि कृष्ण का चेहरा, उसकी आंखें उसकी तस्वर में फिर गईं। उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने जाम मेज पर रखा और उसकी तरफ बढ़ा। उस रात के बाद से अब तक नींद की कितनी सौ गोलियां वो निगल चुकी। लेमन जूस के कितने सौ गिलास उसकी प्यास बुझाने में नाकाम रहे। काफी की अनगिनत प्यालियां उसके मैदे में उतर चुकी, मगर अंदर का लर्जा कभी कम नहीं हुआ। उस रात की शराब का जायका जुबान से कभी महू नहीं हुआ। उस जाम का लमस लीबू से भी कभी नहीं मिटा। लेकिन मैंने संजोगता से वादा किया था कि मैंने डॉक्टर आनंद से वादा किया था, मैंने औलाद से वादा किया था, और मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती।